प्यारे मियाँ 13 वर्ष के थे। वह मेरे साथ ही 9वीं कक्षा में पढ़ते थे। पढ़ते तो क्या थे, बस हर समय खेल कूद में ही उनका मन लगा रहता। जब अध्यापक पढ़ाते तो वह खिड़की से बाहर मैदान में झांकते रहते, जहाँ लड़के फुटबॉल, कबड्डी या गुल्ली डंडा खेलते होते। अपनी इन हरकतों पर वह रोज भी पिटाते थे। स्कूल में और घर पर भी उनके पिता बड़े कठोर आदमी थे। खेल कूद के नाम से उन्हें नफरत थी। उनके सामने खेल का नाम लेना भी पाप था। वह चाहते थे कि प्यारे मियाँ बस दिन रात पढ़ाई ही करे। अगर वह कभी खेलने चले जाते तो बहुत मार पड़ती थी। यही कारण था कि प्यारे मियाँ स्कूल में जी भर कर खेलना चाहते थे। अंत में वही हुआ जो होना था। वह परीक्षा में उत्तीर्ण न हो पाए। पिता ने जी भरकर उन्हें मारा। प्यारे मियाँ हर खेल में सबसे आगे थे। स्वास्थ्य बड़ा अच्छा था। उनका शरीर भी बलिष्ठ था। एक दिन उनकी माँ उन्हें पीर साहब के पास ले गई। पीर साहब नगर के बाहर एक खानकाह में रहते थे। नगर के लोग उनके चमत्कारों की कहानियाँ सुन सुनकर उनके पास जाया करते थे। कोई किसी रोग का इलाज कराने जाता, कोई संतान के लिए और कोई मुकदमा जीतने के लिए। पीर साहब किसी को ताबीज़ देते, किसी को फूंक मारकर पानी पिलाते। पीर साहब का खलीफा हर आने वाले से 11 रुपए ले लेता था। प्यारे मियाँ की माँ को भी पीरों पर बड़ा विश्वास था। उनका कहना था कि पीरों में इतनी शक्ति होती है कि वह सब कुछ कर सकते हैं, जिसे जो चाहे दे दे और जिसे चाहे बर्बाद कर दे। माँ ने पीर साहब से हाथ जोड़कर कहा, इसका पढ़ाई में मन नहीं लगता, आप कुछ कीजिए। पीर साहब ने आंखें बंद की, कुछ बूंद बुदाए, फिर बोले, मुर्गे के खून से एक ताबीज लिखा जाएगा। काले रंग का एक मुर्गा लाओ। 40 दिन लड़के को हम अपना फूंका हुआ पानी पिलाएंगे। अगले दिन प्यारे मियाँ के गले में ताबीज पड़ गया। प्यारे मियाँ रोज पीर साहब का दम किया हुआ पानी पी रहे थे। माँ खुश थी कि अब वह खेल कूद में अधिक ध्यान नहीं देते थे। कक्षा में चुपचाप बैठे रहते। घर जाते तो कमरे में जाकर पड़ जाते। वह कुछ थके थके से लगते थे। उन्हें हल्का हल्का बुखार रहने लगा था और खांसी भी। मैंने उनकी माँ को समझाया, पीर साहब और ताबीज के चक्कर में ना पड़े। प्यारे मियाँ का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, उन्हें डॉक्टर को दिखाएं। माँ ने तुरंत कहा, बेटा हमारा पीर साहब पर विश्वास है, तुमने देखी नहीं उनकी करामात। प्यारे ने से खेल कूद सब छुड़वा दिया, वही प्यारे को ठीक भी कर देंगे। मैंने फिर कहा, प्यारे मियाँ का खेल कूद में इतना ध्यान देना कोई गंभीर बात नहीं थी। अगर उन्हें खेल कूद से इतनी सख्ती से ना रोका जाता तो वह भी केवल इतना ही खेलते जितना और सब लड़के। अतिरिक्त प्रतिबंध लगाने का प्रभाव उल्टा ही हुआ। जितना उन्हें खेल से रोका गया वह उतना ही खेल के दीवाने होते गए। दोष आपका है और फिर पीर साहब का चक्कर। आप देखती नहीं कि प्यारे मियाँ बीमार हैं, इसी कारण वह खेल कूद में भी मन नहीं करते हैं। परंतु माँ ने मेरी बात अनसुनी कर दी। एक दिन प्यारे मियाँ को खांसी के साथ खून आया। उन्हें डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने तपेदिक का रोग बताया। उसी डॉक्टर से पीर साहब भी अपना इलाज करा रहे थे। 40 दिन तक फूका हुआ पानी पिलाकर पीर साहब ने अपनी तपेदिक की बीमारी के कीड़े प्यारे मियाँ के शरीर में पहुंचा दिए थे। यह भी उनकी करामात थी। प्यारे मियाँ के माँ बाप सिर पीट रहे थे। वे अपने आप को और अपने अंधविश्वास को बार बार कोस रहे थे। मैं अपने चैम्बर में बैठकर मेज पर रखी फाइलों को निपटा रहा था। उसी समय नरेश, एक रौबदार मूंछ वाले
व्यक्ति के साथ कमरे में घुसा। लंबा कद और घुंघराले बालों वाले उस व्यक्ति की उम्र कोई 40 साल की आसपास की लग रही थी। चेहरे से परेशान उस व्यक्ति का परिचय नरेश ने कराया। यह कैलाश जी हैं, गुजराती होटल के मैनेजर। इनकी मकान मालिक ने इनका सारा सामान घर से निकालकर सड़क के किनारे रखवा दिया है। बेचारे बहुत मुसीबत में हैं सर, इनकी मदद कर दे। इन्होंने मकान का भाड़ा नहीं दिया होगा। आजी किराया तो मैं पहली तारीख की शाम को एडवांस मैं ही दे देता हूँ। अपन मर्द आदमी हूँ, किसी का उधार नहीं रखते। तो फिर उसकी बहन या लड़की को छोड़ा होगा। सर, इस उम्र में किसी की बहन या लड़की को क्यों छेड़ेंगे? कैलाश बोला, मैं पिछले 10 साल से उसका किराएदार हूँ। अब मकान मालिक को लगता है कि कहीं मैं उसका मकान ना हड़प लूँ, इसलिए पिछले 1 साल से डरा रहा है कि मकान खाली करो वरना सामान निकाल कर बाहर फेंक दूंगा। अब उसकी सामान बाहर फेंक कर अपनी धमकी पूरी कर दी। मैं बोला, जी आपने बिल्कुल ठीक सोचा। अपन मर्द आदमी है, चाहे तो मकान मालिक का सिर फोड़ सकता है। पर नरेश ने समझाया कि ऐसा बिल्कुल नहीं करना। अब नरेश ही आपके पास मुझे लेकर आया है, कैलाश ने उत्तर दिया। नरेश मेरे पास पिछले 5 महीनों से वकालत का काम सीख रहा था। नरेश और कैलाश आपस में अच्छे मित्र थे। मैंने नरेश को आदेश दिया कि वह कैलाश को साथ लेकर थाने जाए और पहले वहां कैलाश की रिपोर्ट दर्ज कराकर उस रिपोर्ट की कॉपी मेरे पास लेकर लौटे। उन दोनों के जाने के बाद मैंने कैलाश के इलाके के थाने में गणपत राव थानेदार को फ़ोन करके आग्रह किया कि वह कैलाश की रिपोर्ट लिखवा ले और कैलाश का मकान मालिक के साथ कोई उचित समझौता करवा दे। गणपत राव मेरा कोर्ट का साथी है, अतः गणपत राव और मुझ में अक्सर बातचीत होती रहती थी। मेरी छोटी सी सहायता के चलते कैलाश का अपने मकान मालिक से सम्मानजनक समझौता हो गया। कैलाश को 1 साल की मोहलत मिल गई। कैलाश को उम्मीद थी कि इस 1 साल के भीतर ही वह अपने फ्लैट पर खुद का मकान बनवा लेगा। फीस के रूप में कैलाश ने मुझे 5,000 रुपये की एक गड्डी पेश की। मैंने इसे लेने से इनकार कर दिया क्योंकि मेरा ज़मीर इसे स्वीकार नहीं कर पा रहा था। पर इस व्यवहार से कैलाश इतना प्रभावित हुआ कि वह मेरा मित्र बन गया। वह खुद भी बहुत मिलनसार था और उसके दोस्तों की शहर में कमी न थी। उसने मेरे छोटे मोटे कई काम किए थे। अच्छा भुगतान करने वाले कुछ मुखालबिक भी मुझे दिलाए थे। अतः उसके प्रति स्नेह और सम्मान का भाव मेरे मन में पैदा होना स्वाभाविक था। कैलाश की एक बात मुझे बहुत चुभती थी कि वह हर बात छिड़ने पर कहता था, अपन मर्द आदमी है, किसी का उधार नहीं रखता। शायद इस तरह का संवाद बोलना उसका तकिया कलाम बन चुका था। उसका यह तकिया कलाम सुनते सुनते मैं अब तंग आ चुका हूँ। अतः एक दिन जब कैलाश ने यही संवाद दोहराया तो मैंने मुस्कुराते हुए बोला, क्या तुम भाभी जी के सामने भी इसी तरह का संवाद बोलकर अपनी मर्दानगी दिखाते रहते हो? वह बर्दाश्त कर लेती है। क्या तुम्हारी हेकड़ी बस? फिर क्या था? कैलाश चालू हो गया। बोला, अरे तुम्हारी भाभी क्या कर लेगी? अपन मर्द आदमी है, पूरा घर पूरा पैसा देता है, किसी भी तरह की कमी नहीं छोड़ता। और जोर से हो कर हंसते हुए बोला, औरत को ताज चाहिए न तख्त झापड़ चाहिए, सख्त पैर की जूती होती है। औरत मुझे कैलाश की बात पर बहुत हंसी आ रही थी और गुस्सा भी। मैंने पूछा,
तुम औरत के बारे में इतने पिछड़े विचार आज के आधुनिक ज़माने में रखते हो। आजकल तो औरतें आदमी को उंगली पर नचा रही है। तुम इतना सब कुछ पत्नी को सुनाने के बाद घर में शांति से खाना खा लेते हो। वकील साहब, मेरी होटल की नौकरी है। रात को 1 बजे घर पहुंचता हूं तो वह मुझे ताज़ी रोटी बनाकर खिलाती है। मैं बीवी को सर पर नहीं चढ़ाता, पैर की जूती है। वह कैलाश बहुत ही अभिमान के साथ बोला। मेरी आंखें आश्चर्य से फटी जा रही थी। मुझे लगता था कि मेरी पढ़ाई और मेरा अनुभव बेकार है। मेरी वकालत पर कैलाश के अभिमान से आँच आने लगी थी। मेरी खुद की हिम्मत ऐसी नहीं थी कि मैं अपनी पत्नी या किसी दूसरी औरत के बारे में इतना खुला व्यक्त दे सकूं। यदि वह अपनी पत्नी से ऐसी बातें करे तो क्या इस घर में झगड़ा नहीं होता होगा? क्या इसकी पत्नी इसी बातें बर्दाश्त कर लेती होगी? आखिर मैं यह स्वयं रोक नहीं सकता। उसने पूछ ही बैठा। तब तो तुम्हारे घर में रोज ही खूब झगड़ा होता होगा। झगड़ा? कैलाश अपनी आंखें चौड़ी करके बोला। बिल्कुल नहीं होता। तुम्हारी भाभी की हिम्मत नहीं होती मेरे से झगड़ा करने की। अपुन मर्द आदमी है। औरतों का क्या पैरों की जूतियां होती हैं। तुम्हारी भाभी को भी मैं ऐसे ही रखता हूँ जैसे पैर की जूती। मेरे मन में उस समय कई तरह के प्रश्न उठ रहे थे। कैलाश, यदि के दावे में दम्भ अधिक नहीं है तो जरूर उसकी पत्नी कोई असाधारण औरत होगी। यदि ऐसा नहीं है तो कैलाश के दावे का परीक्षण करना होगा। यह सोचते हुए मैंने किसी समय कैलाश के घर जाने का फैसला लिया। यह सुअवसर भी जल्द ही मिल गया। कैलाश के 10 वर्षीय बेटा अजय का जन्मदिन था और इस मौके पर कैलाश अपने मित्रों को शाम का खाना घर पर ही खिलाना चाहता था। अतः उसने अपने खास मित्रों को दावत पर बुलाया। मैं भी अपनी जूनियर नरेश के साथ दावत में पहुंच गया। कैलाश के घर का एक सामान करीने से लगा हुआ था। ड्राइंग रूम, बेडरूम, किचन और यहाँ तक कि टॉयलेट भी बहुत साफ सुथरे थे। पता चला कि यह सब उसकी पत्नी माला का कमाल था। मैं और नरेश तो कैलाश के छोटे भाई गोपाल के साथ उसका घर देख रहे थे। इसके बाद हम घर के पीछे बने मैदान में गए। वहाँ एक शानदार शामियाना लगा हुआ था। वही कैलाश और उसकी पत्नी माला आने वाले मेहमानों का स्वागत करते मिले। मैंने माला को देखा। वह 35 साल की उम्र में भी बहुत सुंदर लग रही थी। मरून रंग की साड़ी और मैच करता ब्लाउज, गले में लाल रंग के मोतियों की माला, गोल चेहरा और शालीन व्यक्ति। कैलाश ने परिचय कराया। यह मेरी धर्मपत्नी माला देवी है। मैंने तुरंत दोनों हाथ जोड़कर माला को नमस्कार किया। कैलाश ने माला से कहा, ये वकील साहब राजेंद्र कुमार जी हैं। अच्छा अच्छा, समझ गई, माला ने तुरंत कहा और मुझे हाथ के इशारे से आगे मेज कुर्सी दिखाते हुए बोली, आइए भाई साहब, आप तो हमारे खास मेहमान हैं। माला के साथ आगे बढ़ते हुए मैंने पूछा, लगता है कि आप मुझे जानती हैं। देखा तो आज ही है, पर नाम से परिचित हूँ क्योंकि इनकी ज़बान पर हमेशा आपका ही नाम रहता है। माला ने मुझे एक सोफे पर बैठने को इशारा किया और 1-2 मिनट के लिए इजाज़त लेकर चली गई। जब वह वापस लौटी तो उसके हाथ की ट्रे में संतरे का जूस 2 गिलासों में मौजूद था। उससे आग्रह पर मैंने जोर नरेश ने जूस का एक गिलास थाम लिया। फिर वह बहुत ही कोमल लहजे में हमसे इजाज़त लेकर कैलाश के पास चली गई। मैं और नरेश आपस में बातचीत करते रहे। पता चला कि माला ने हिंदी साहित्य में एमए किया है। घर में कैलाश के 2 बच्चे, कैलाश की विधवा बहन तथा एक कुंवारा छोटा भाई।
मिलकर रहते हैं। शामियाना थोड़ी ही देर में खचाखच भर गया तो कैलाश मेरे पास आया और केक की टेबल पर चलने का आग्रह किया। कैलाश का बेटा, पत्नी माला और निकट संबंधी भी केक की टेबल पर पहुँचे। तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो कई हजार, गाने की धुन के साथ कैलाश के बेटे की केक काटा। तालियां की गड़गड़ाहट के साथ मेहमानों ने उसे बधाई दी, उपहार दिए, फोटोग्राफर फोटो लेने लगे। इसके साथ ही भोजन का कार्यक्रम शुरू हो गया। कैलाश ने अपनी प्लेट मुझे पकड़ाई, मैं प्लेट में खाना डालने लगा। तभी कैलाश को निकट संबंधियों की सेवा में जाना पड़ा।